अनंत की गहराइयों तक फैला यूनिवर्स, इसमें प्रेजेंट अनगिनत ऑब्जेक्ट्स और उनमें छिपे ना जाने कितने ही अनसुलझे रहस्य। इन सब को जानने के लिए हम इंसानों की क्यूरियोसिटी हमेशा से ही सातवें आसमान पर रहती है और अंतरिक्ष टीवी पर तो ऐसे क्यूरियस इंसानों की वैसे भी कोई कमी नहीं है। अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स की हमारी ये सीरीज आप सभी लोगों को हमेशा से ही काफी पसंद आती रही है और आज मैं आपके लिए इसका 11th एपिसोड लेकर हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको यूनिवर्स के कुछ ऐसे अनसुलझे रहस्यों से रूबरू कराने वाला हूँ जो आपके दिलों की धड़कनों को रोक देने वाला है और आपके दिमाग को एक इम्पल्स भेजने वाला है जो आपको हैरान रह जाने पर मजबूर कर देगा। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। दोस्तों, 20th सेंचुरी के शुरुआत में नेपच्यून के पार की दुनिया हम इंसानों के लिए काफी रहस्यमयी थी और हम वहां पर किसी ग्रह को खोजने में लगे हुए थे। 18 फरवरी साल 1930 को क्लाइड टॉमबॉग ने नेपच्यून के ऑर्बिट के बाहर एक और प्लैनेट की खोज की जिसका नाम प्लूटो रखा गया। साल 2006 आते आते प्लूटो प्लैनेट से ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन ये आज भी अपने आप में कई रहस्य छिपाए हुए है। ऐसा ही एक रहस्य है प्लूटो पर प्रेजेंट माउंटेन्स और पीक्स। अगर आप ज्योग्राफी में इंटरेस्ट रखते हो तो आपको पता होगा कि माउंटेन्स और पीक्स का फॉर्मेशन जियोलॉजिकल एक्टिविटीज का नतीजा होता है और ये जियोलॉजिकल एक्टिविटी एनर्जी के बिना पॉसिबल नहीं होते हैं। अब ये एनर्जी चाहे उस प्लैनेट की इंटरनल एनर्जी हो, सूरज से रिसीव हुई हीट हो या फिर आसपास प्रेजेंट दूसरे प्लैनेट या किसी दूसरे ऑब्जेक्ट का ग्रेविटेशनल पुल हो। जब प्लूटो को डिस्कवर किया गया था तो ऐसा माना जाता था कि प्लूटो की सरफेस काफी हद तक यूनिफॉर्म ही होगी, मतलब इस पर ना तो प्लेटूज होंगे और ना ही माउंटेन्स होंगे। लेकिन साल 2015 में जब नासा का न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट प्लूटो के पास से गुजरा तो उसने इसकी ऐसी तस्वीरें ली जिनको देखकर साइंटिस्ट हैरान थे। प्लूटो पर 3300 मीटर्स हाइट तक के माउंटेन्स प्रेजेंट थे जो बर्फ से ढके हुए थे या शायद पूरी तरह से बर्फ से ही बने हुए थे। लेकिन आखिर ये माउंटेन्स बने तो बने कैसे? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ये जियोलॉजिकल एक्टिविटीज के कारण ही बन सकते हैं। साइंटिस्ट का ये मानना है कि ये माउंटेन्स इस बात का सबूत है कि प्लूटो पर आज से 10 करोड़ साल पहले तक जियोलॉजिकल एक्टिविटी हो रही थी। लेकिन आखिर कैसे? प्लूटो ना तो साइज में इतना बड़ा है कि वो अपनी इंटरनल एनर्जी से ऐसा कुछ कर पाए और ना ही ये किसी बड़े प्लैनेट या ऑब्जेक्ट के पास है जो इसको अपनी ग्रेविटी से इन्फ्लुएंस कर पाए। प्लूटो सूरज से 39.5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स दूर है जो काफी ज्यादा डिस्टेंस होती है और इस कारण वहां पर बहुत कम सनलाइट पहुंच पाती है। इन सभी बातों के बावजूद प्लूटो पर जियोलॉजिकल एक्टिविटी आखिर कैसे हुई, ये बात आज भी रहस्य बनी हुई है। दोस्तों, हमारी अगली मिस्ट्री वैन एलन बेल्ट से जुड़ी हुई है। वैन एलन बेल्ट धरती के चारों ओर प्रेजेंट एनर्जेटिक चार्ज्ड पार्टिकल्स का एक जोन है। यह धरती के मैग्नेटोस्फीयर के द्वारा सोलर विंड्स के पार्टिकल्स को कैप्चर करने से बनता है। वैन एलन बेल्ट्स धरती की सरफेस के ऊपर 640 किलोमीटर से लेकर 58,000 किलोमीटर तक फैले हुए हैं। वैसे तो हमने इनके होने की प्रेडिक्शन 1950 के पहले ही कर ली थी, लेकिन वैन एलन बेल्ट्स के बारे में डिटेल्ड स्टडीज साल 2012 में नासा के द्वारा लॉन्च्ड वैन एलन प्रोब से की गई थी। 7 साल से भी ज्यादा समय तक चले इस मिशन के दौरान हमें वैन एलन बेल्ट्स के बारे में कई चौंकाने वाली बातें पता चली। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि धरती के पास एक नहीं बल्कि 2 वैन एलन बेल्ट्स है। सोलर एक्टिविटी के इंक्रीज और डिक्रीज के साथ इन बेल्ट्स की साइज और शेप भी लगातार चेंज होता रहता है। मतलब अगर सोलर एक्टिविटी ज्यादा होती है तो ये बेल्ट्स भी ज्यादा बड़े हो जाते हैं और अगर सोलर एक्टिविटी कम होती है तो ये छोटे हो जाते हैं। साइंटिस्ट इनके बारे में स्टडी करके स्पेस की वेदर और सोलर स्टॉर्म्स की प्रेडिक्शन भी कर लेते हैं, लेकिन कई बार ये वैन एलन बेल्ट्स बहुत ही अजीब बिहेवियर शो करते हैं। जैसे कि कई बार ये दोनों बेल्ट्स कॉन्ट्रैक्ट होकर एक बेल्ट बना लेते हैं, तो वहीं साल 2013 में हमें 2 की जगह 3 वैन एलन बेल्ट्स भी देखने को मिले थे।
साइंटिस्ट आज तक ये समझने में नाकामयाब रहे हैं कि आखिर इनका शेप, साइज और नंबर में चेंजेस किस बेसिस पर होता है। वैसे क्या आप वैन एलन बेल्ट्स के बारे में एक सेपरेट वीडियो देखना चाहते हैं, और क्या आप नासा के वैन एलन प्रोब्स मिशन के बारे में जानना चाहते हैं? अगर हाँ तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपके कमेंट्स ज्यादा हुए तो मैं इसके बारे में एक डिटेल एपिसोड जरूर लेकर आऊंगा। दोस्तों, मैं अपने चैनल पर आपके लिए यूरी गैगरिन की लाइफ से जुड़ा एक वीडियो ला चुका हूं और आपने उसे काफी पसंद भी किया था। 12 अप्रैल 1961 को यूरी गैगरिन स्पेस में जाने वाले पहले इंसान बने थे और उनकी ये अचीवमेंट स्पेस हिस्ट्री के गोल्डन मोमेंट्स में से एक थी। लेकिन इसके सिर्फ 7 साल बाद 27 मार्च 1968 को मॉस्को के पास स्थित सोकोलोव्स्की एयरबेस से MiG-15 UTI की एक रूटीन फ्लाइट के दौरान गैगरिन और फ्लाइट इंस्ट्रक्टर व्लादिमीर सेर्योगिन का एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया था और उन दोनों की मौत हो गई थी। ऑफिशियल रिपोर्ट्स की माने तो गैगरिन के एयरक्राफ्ट के सामने एक बर्ड आ गई थी, जिससे बचने के चक्कर में उन्होंने हड़बड़ी में एयरक्राफ्ट को मोड़ा और इस दौरान उनका एयरक्राफ्ट संतुलन खोकर गोल गोल घूमने लगा और क्रैश हो गया। लेकिन इस रिपोर्ट पर कई सारे सवाल खड़े किए गए। रसिया के एक और बड़े कॉस्मोनॉट और स्पेस वॉक करने वाले पहले इंसान एलेक्सेई लियोनोव भी उस दिन उसी एरिया में मौजूद थे जहां गैगरिन का एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ था। लियोनोव का कहना था कि उन्होंने वहां पर 2 बार सोनिक बूम की आवाज सुनी थी जो कुछ सेकंड्स के अंतर पर आई थी। साथ ही उन्होंने वहां पर सू-15 नाम का फाइटर जेट देखने का दावा भी किया था, जो उस समय सोवियत यूनियन की मिलिट्री के लिए एक नया फाइटर जेट था। उन्होंने बताया कि वो फाइटर जेट उस दिन ट्रेनिंग के पर्पज से वहां पर उड़ रहा था और वो अपनी तय हाइट से काफी कम ऊंचाई पर उड़ रहा था। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि गैगरिन के एयरक्राफ्ट के सामने कोई बर्ड नहीं बल्कि सू-15 फाइटर जेट ही आ गया हो और उससे बचने के चक्कर में उनका एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया हो? मतलब अगर हम लॉजिकली भी बात करें तो यूरी गैगरिन एक एक्सपीरियंस्ड पायलट थे। वो कोई बिगिनर तो थे नहीं कि एक बर्ड उनका काम तमाम कर दे। उनकी स्किल्स के सामने तो धरती को भी सर झुकाना पड़ा था। फिर वो बर्ड क्या ही चीज थी। सोवियत यूनियन की कमिटी फॉर स्टेट सिक्योरिटी KGB का कहना था कि यूरी गैगरिन की मौत का कारण जमीन पर बैठे फ्लाइट इंस्ट्रक्टर्स भी हो सकते हैं। हो सकता है कि उन्होंने गैगरिन को वेदर की गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की हो और इस कारण से उनका एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया हो। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि क्या पता उस दिन यूरी गैगरिन नशे में एयरक्राफ्ट उड़ा रहे थे। थियरीज तो बहुत सारी है, लेकिन यूरी गैगरिन के एयरक्राफ्ट के क्रैश होने और उनकी मौत होने के पीछे का असल कारण आज भी रहस्य बना हुआ है। स्क्रीन पर अभी आप जो फोटो देख रहे हो वो मेसियर 15 ग्लोबुलर क्लस्टर की है। इसे NGC 7078 भी कहते हैं और ये धरती से 33,000 लाइट ईयर्स दूर पेगासस कॉन्स्टेलेशन में स्थित है। इसे 1746 में इटालियन एस्ट्रोनॉमर जॉन डोमिनिक मैराल्डी ने डिस्कवर किया था। अगर आप इसे गौर से देखोगे तो यहाँ पर आपको सेंटर की ओर स्टार्स और गैलेक्सीज की डेंसिटी बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। इसका मतलब है कि इसके सेंटर में कुछ तो ऐसा जरूर है जो इसके ऑब्जेक्ट्स को अपनी ओर खींच रहा है। हो सकता है कि ये डार्क न्यूट्रॉन स्टार का एक ग्रुप हो जिसे हम देख ना पा रहे हो, या फिर ये भी हो सकता है कि ये कोई मीडियम साइज का ब्लैक होल हो। लेकिन अगर ये ब्लैक होल है तो आखिर ये बना कैसे? इसके बारे में एक थियरी ये है कि यहाँ पर सन की साइज के बहुत सारे ब्लैक होल्स होंगे जो एक साथ मिल गए होंगे, या फिर हो सकता है कि यहाँ एक छोटी साइज का ब्लैक होल होगा जिसने अपने आसपास के स्टार्स को निगल लिया होगा। एक मीडियम साइज के ब्लैक होल की फॉर्मेशन के ये 2 पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं। लेकिन फिर सवाल यही उठता है कि अगर वो ब्लैक होल है तो वो एक दिन में तो नहीं बन सकती है ना। अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स के हमारे पिछले एपिसोड में भी मैंने आपको बताया था कि गैलेक्सीज के सेंटर में प्रेजेंट ब्लैक होल्स का फॉर्मेशन आज भी हमारे लिए एक मिस्ट्री है। ऐसा लगता है कि ये बिग बैंग के दौरान ही बन गए थे, लेकिन अगर ऐसा हुआ था तो आखिर कैसे? क्योंकि ये तो ब्लैक होल के फॉर्मेशन की हमारी करंट अंडरस्टैंडिंग के ही अगेंस्ट है। मेसियर 15 के सेंटर में क्या है और इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, ये दोनों बातें भी अभी तक रहस्य बनी हुई है। दोस्तों, हमारी आखिरी मिस्ट्री जुपिटर के स्ट्रेंज जियोमेट्रिक साइक्लोन से जुड़ी हुई है। साल 2018 में नासा के जूनो स्पेसक्राफ्ट ने जुपिटर के पोल्स पर बेहद ही अजीब साइक्लोन्स देखे थे। ये साइक्लोन्स काफी स्ट्रेंज तरीके से बिहेव कर रहे थे और ऐसा बिहेवियर हमने इससे पहले कभी भी नहीं देखा था।
एग्जाम्पल के लिए जुपिटर के साउथ पोल पर एक बेहद विशाल साइक्लोन था जिसका डायामीटर 6400 किलोमीटर का था और उसके अराउंड 5 और साइक्लोन्स घूम रहे थे जो 5600 से 7000 किलोमीटर डायमीटर्स के थे। इस तरह ये एक पेंटागन का शेप बना रहे थे। वहीं अगर बात करें इसके नॉर्थ पोल की तो यहाँ पर भी एक सेंट्रल साइक्लोन था और उसके चारों ओर 8 और साइक्लोन्स घूम रहे थे। इनका एवरेज डायमीटर 4000 किलोमीटर के करीब था और ये मिलकर ऑक्टागोन शेप बना रहे थे। ये साइक्लोन्स एक दूसरे से काफी करीब थे लेकिन फिर भी ये अपने आप में इतने ज्यादा स्टेबल थे कि ये 7 महीने से 1 साल तक एक दूसरे के इतने पास होने के बावजूद भी एक दूसरे से नहीं मिल रहे थे। ऐसे ही साइक्लोन्स हमने सैटर्न पर भी ऑब्जर्व किए हैं। हालांकि साइंटिस्ट आज तक ये समझने में नाकाम रहे हैं कि आखिर ये साइक्लोन्स कैसे बनते हैं, ये आपस में इस तरह के जियोमेट्रिक शेप्स को कैसे बना लेते हैं और ये आपस में मर्ज क्यों नहीं होते हैं। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हो, हमें नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर देना। जुपिटर से जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में मैं आपके लिए एक वीडियो पहले ही ला चुका हूं और जल्दी मैं उसका नेक्स्ट पार्ट भी लाने वाला हूं। अगर आप उसके लिए एक्साइटेड हो तो हमें कमेंट बॉक्स में अपनी एक्साइटमेंट जरूर बताना और वीडियो को जमकर लाइक और शेयर करना मत भूलना। अगर आप ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।